हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जेई मेन 2025 के 23 ऑफ जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने मेमोरी बेसिस पे कलेक्ट किए हैं बच्चों से बात करके, और उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन जितने एक्यूरेट हो सकें, जितने एक्यूरेट हमको ऑप्शंस मिल सकें, उतना एक्यूरेट हम आपको क्वेश्चन जो है वो रिप्रोड्यूस करके आपके सामने ला सकें। इन क्वेश्चन से एक तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का पेपर जो है वो आगे की डेट्स पे है, 24 को है, फिर 27, 28, 29 को है, उन बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जेई में 2025 में पूछे जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो केमिस्ट्री का फिजिकल इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन है उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगा अभी कि एनसीईआरटी से भी पूछे गए हैं। स्पेशली डी और एफ ब्लॉक का जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो बच्चों को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें से हर शिफ्ट में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो जो एनसीईआरटी में टेबल्स दे रखी हैं उनके बेसिस पर पूछे गए हैं। तो बच्चे जनरली इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक वाला जो टॉपिक है उसका हर टेबल इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपन टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लेक्स विल शो फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म का एक सिंपल क्वेश्चन है। सब बच्चे इस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। फैक एंड मर आइसोमर जिनको अपन नॉर्मली बोलते हैं, और सबको मालूम है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला Ma3B3, जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सारे लिगेंड्स मोनोडेंटेड होने चाहिए और दो ही तरह के लिगेंड्स होने चाहिए। तो बस आपको ये चेक करना था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है which is containing all 6 monodentate ligands and ligands are also of only 2 types। तो इसमें फॉर्मूला ये गलत प्रिंट हुआ है, NH3 होल थ्राइस Cl3। ये कंपाउंड होगा जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट्स व्हाई आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ। फैक एंड मर आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काफी कॉमनली आता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फैक मर आइसोमेरिज्म के बारे में क्वेश्चंस काफी कॉमनली पूछा जाता है। दिस इज फेशियल फॉर्म, दिस इज मेरिडियनल फॉर्म। फेशियल फॉर्म में अपन को मालूम है कि ऑक्टाहेड्रल का एक फेस ऐसा होता है जिसके तीनों कोनों पर एक जैसे लिगेंड्स आ जाते हैं, जबकि मेरिडियनल आइसोमेरिज्म में ऐसा एक भी फेस नहीं होगा जिसमें तीनों कोनों पर एक ही टाइप के लिगेंड हो। तो इस तरह से हम फैक और मर आइसोमेरिज्म को पहचान सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बट फैक एंड मर आइसोमेरिज्म कॉमनली पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक इजी क्वेश्चन फ्रॉम आइसोमेरिज्म पार्ट। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.558। इसमें KF का डेटा जो कि अपन को मालूम है कि पानी के लिए 1.86 है, दिया जाना चाहिए था। तो KF इतने के इक्वल है और इसका अपन को 0.1 मोलर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना दे रखा है। तो इससे अपन को मालूम है कि 0.1 मोलर है, तो अगर ये कोई भी कंपाउंड एक ही पार्टिकल जनरेट करता तो उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.1 मोलर सोल्यूशन का 0.186 आता। उससे अपन को लग रहा है 3 गुना लगभग आ रहा है, तो अपन चेक कर सकते हैं कि 0.558 इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स 0.186। दैट मीन्स कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो 3 पार्टिकल में अल्टीमेटली डिसोसिएट कर जाए। तो अगर अपन सारे फॉर्मूले चेक करें तो इसमें फर्स्ट में स्क्वायर ब्रैकेट भी गलत जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड शुड बी CO NH3 whole 6 and this is Cl2। This will dissociate into 3 particles, 2 क्लोराइड आयन आ जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 पार्टिकल जनरेट करेगा, इसलिए इसके 0.1 मोलर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना आना चाहिए। तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा TB और डेल्टा TF वाला, उसी में से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगेन अ सिंपल मॉडरेट क्वेश्चन जिसमें कि अपन को इस वांट ऑफ फैक्टर का यूज करते हुए आंसर निकालना था कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये फॉर्मूला अपन को मालूम ही है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो उससे अपन ने I फैक्टर निकाल दिया, और उससे वी कैन इजीली कंक्लूड कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट कर सकता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस 12th क्लास के केमिस्ट्री से पूछे गए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, which of the following element does not lie in the same periodic table। अगेन डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, आप पीरियोडिक टेबल का बोल सकते हैं, डी ब्लॉक का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। ओस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनमें से आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेम पीरियड में नहीं आता है।
तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा आयरन, कोबाल्ट और निकल फैमिली, ये तीनों ही फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका अपन को आइडिया होना चाहिए, तभी जाके अपन ये कर पाएंगे। तो कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, अगर आपको याद है। निकल फैमिली में दिस इज पैलेडियम, प्लैटिनम। तो इरिडियम, प्लैटिनम, उसी से अपन को मालूम चल गया कि ये तो सेम पीरियड में है, तो इसका मतलब पैलेडियम जो कि डिफरेंट पीरियड में है, तो पैलेडियम इज गोइंग टू बी द आंसर। बाकी आयरन फैमिली में अपन को मालूम है कि रुथेनियम एंड ओस्मियम, दीज आर द मेंबर्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल फैमिली। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में अपन को सारे एलिमेंट्स जो है वो याद होने चाहिए। आजकल हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हर एलिमेंट की लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल, दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इस पार्ट में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड में नहीं है? पैलेडियम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसको मैं फिर भी थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल जनरली कम ही बच्चे याद करते हैं, बट फैक्चुअल क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, डी ब्लॉक से बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस आर सेम कलर्ड। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत टफ कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सारे आइंस के कलर याद कर पाना जनरली अपन याद करना प्रेफर नहीं करते हैं, बट आपको एनसीईआरटी में इन सभी आइंस के कलर की टेबल दी हुई है। अगेन मैंने बोला था डी और एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये टेबल दी हुई है, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दैट टेबल ओनली। इनमें से कौन से आइंस हैं जो सेम कलर के हैं? तो आप अगर उस टेबल को रेफर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दीज आइंस आर ऑफ ब्लू इन कलर। ये सारे के सारे आइंस ऐसे हैं जो कि ब्लू कलर के हैं। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज सेकंड। बट बच्चे जनरली इसको अवॉइड करते हैं कि इतने सारे आइंस के मैं कलर कैसे याद करूंगा, बट एनसीईआरटी में जो भी टेबल दी हुई है उसमें से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। टेबल को मैंने लिख भी दिया था कि कौन से आयन का कौन सा कलर होता है। स्कैंडियम 2+ एंड टाइटेनियम 4+, ये कलरलेस होते हैं। साथ में जिंक 2+ आयन, ये भी कलरलेस होगा, ये तो डायमैग्नेटिक है, इनमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी आयंस में वेनेडियम 3+ आयन का कलर ग्रीन दिया हुआ है, वेनेडियम 4+ आयन ये ब्लू कलर का है, वेनेडियम 2+ आयन वॉलेट कलर का है। कलर का कोई रीज़न नहीं होता है, कलर आपको याद ही करना पड़ेगा। वेनेडियम 2+ आयन, क्रोमियम 3+ आयन, मैग्नीज 3+ आयन, ये तीनों ही वॉलेट कलर के होते हैं। क्रोमियम 2+ जो कि अपने करेक्ट आंसर का पार्ट है, ये ब्लू कलर का है। मैग्नीज 2+ पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का बफ कलर्ड होता है। फेरिक आयन येलो कलर्ड सोल्यूशन, फेरस आयन ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन। ये फिर भी अपन को कलर थोड़े बहुत याद हो जाते हैं। कोबाल्ट 3+ is of blue color, cobalt 2+ is of pink color, nickel 2+ ion is of green color and cupric ion this is of blue color। तो ये तीनों आयंस जो हैं वो ब्लू कलर के हैं। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये तीनों ब्लू कलर के आयंस, सेम कलर वाले आयंस जो है वो मेंशन किए हुए हैं। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज दिस। तो ये सही आंसर होगा। अब अपन देख सकते हैं कि डी और एफ ब्लॉक वाला जो एनसीईआरटी का पार्ट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से हर सेशन में इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए उसको पढ़े बगैर किसी भी बच्चे को अगली डेट्स में जिनका एग्जाम है उनको एनसीईआरटी का डी और एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़े बगैर एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। आगे फिजिकल केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि डेल्टा जी किस तरह से डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ रिलेटेड होता है। बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखते हुए दिस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन इज टू बी डन, तो अपन को डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो इसमें मिल जाएगी। न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर इसका आएगा। कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी दिस 50 किलोजूल, इसको भी अपन ने किलोजूल में कन्वर्ट कर लिया तो 48.5 किलोजूल पर मोल, ये डेल्टा जी की वैल्यू होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन जो हर बच्चा कर सकता है। pH of 0.1 molar, this is ethylamine। ethylamine is a weak base, उसका pH 9 के इक्वल है और Kb अपन को कैलकुलेट करना है कि Kb कितना होगा। तो वीक बेस के सोल्यूशन का pH, तो POH का फॉर्मूला अपन को मालूम है कि दैट इज गोइंग टू बी हाफ PKb माइनस log C। एक वीक एसिड के pH का फॉर्मूला, वीक बेस के POH का फॉर्मूला, ये अपन सब जानते हैं और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयनिक का टॉपिक जनरली बच्चों को टफ लगता है, लेकिन पीएच का ये फॉर्मूला, पीओएच का ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको बताया जाता है और याद करने को बोला जाता है, क्योंकि आयनिक में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली यूज होने वाला फॉर्मूला यही होता है।
तो बस आपको डायरेक्टली इसका यूज करना था। pH अगर 9 है तो POH कितना होगा 5 के इक्वल। सो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग ऑफ C इज इक्वल टू 1/10। तो जो PKB की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 9। सो KB इज इक्वल टू 10⁻⁹। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 9। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस लॉग C वीक एसिड के लिए, एंड सिमिलरली POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C वीक बेस के सोल्यूशन के लिए। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन, आयनिक भले ही टफ होता हो लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इट्स अ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ओनली। दिस इज द कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन भी है, कोई लॉग वगैरह का भी ज्यादा यूज नहीं करना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, complete octet, expanded octet, incomplete octet and odd electron species। बस अपन को मैच करना है। odd electron species अपन को मालूम है कि odd electron की species हैं। complete octet वाले की अपन बात करें तो complete octet is going to be this। octet incomplete की बात करें तो this is going to be octet incomplete and expanded octet। तो ये simple molecules हैं, NCERT में ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ऑक्टेट रूल को बोल सकते हैं कि ऑक्टेट रूल के जो एग्जांपल्स हैं कि कहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाता है और कहाँ पर नहीं, तो आसानी से अपन मैचिंग कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का एक सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ और डिटेल बताने की जरूरत है नहीं। ऑक्टेट जो है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे कंप्लीट है और कहाँ पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10⁻21 molecules are removed from X milligram of CO2 gas, then these many moles are left। तो ये मोल कंसेप्ट का एक बेसिक क्वेश्चन हुआ। आपको मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना है, आपको मास को मोल में कन्वर्ट करना है। तो इतने मॉलिक्यूल इतने मास में से हटा लिए तो इतने मोल बचे, तो सबको मोल में कन्वर्ट करने के बाद वी विल बी डूइंग द कैलकुलेशन कि x कितने के इक्वल होगा, कितने मिलीग्राम CO2 होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। मोल कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रॉम वॉल्यूम और फ्रॉम मास और फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एकदम बेसिक होता है। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा कि x मिलीग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इनिशियली, कितने मोल आपने रिमूव किए और कितने मोल बचे। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। बस सबको मोल में कन्वर्ट करने के बाद वी कैन डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ आया, 196.53, मुझे लगता है 200 के आसपास जो भी आपने आंसर मार्क किया होगा दैट विल बी टेकन एज करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है इसलिए अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाइज अपन को मालूम है इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। क्या गलत है? SO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट, गलत आ गया ये तो। SO2 अपन को मालूम है इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या गलत है? तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन ही अपना गलत हो गया। NO2 एग्जिस्ट एज डाइमर, N2O4 सब जानते हैं। F5 एग्जिस्ट करता है, NF5, क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर नहीं सकता, तो ये सही है। PH3 हैज लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन NH3, तो अपन को मालूम है कि लोन पेयर यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है, जबकि यहाँ का जो लोन पेयर है दैट इज इन प्योर s ऑर्बिटल। तो दिस इज नॉट इजीली अवेलेबल, ये ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है, तो इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो लोअर प्रोटॉन एफिनिटी दैट मीन्स इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी तीनों सही है, ये अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि SO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट इन्वॉल्व करते हुए, तो मिक्स्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये, बट इजी क्वेश्चन, नॉट दैट टफ। रेडियोएक्टिव डिके, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन फ्रॉम रेडियोएक्टिव डिके। A गोइंग इनटू प्रोडक्ट, λ1 इसका डिके कांस्टेंट, B गोइंग इनटू प्रोडक्ट, λ2 इसका डिके कांस्टेंट, और λ1 इज 3 टाइम्स λ2। ऐसे केस में अगर अपन हाफ लाइफ की बात करते हैं तो A का हाफ लाइफ जो होगा, हाफ लाइफ ऑफ A दैट इज इक्वल टू ln2 अपॉन λ1, और अगर हाफ लाइफ ऑफ B की बात करेंगे तो B का हाफ लाइफ दैट विल बी इक्वल टू ln2 अपॉन λ2। अब λ1 इज 3 टाइम्स λ2, ये अपन को दे रखा है, तो अगर इसको मैं ln2 अपॉन 3 टाइम्स λ2 करता हूं, तो अगर इसका हाफ लाइफ अपन बोलते हैं कि t के इक्वल है, तो इसका हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स t। तो A के एक हाफ लाइफ में B के 3 हाफ लाइफ आ जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ NA एंड NB आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ A। तो ऐसे केस में NA नॉट 1 हाफ लाइफ के बाद इतना हो जाएगा, जबकि जो NB नॉट होगा जो कि NA नॉट के बराबर ही है,
आफ्टर 3 हाफ लाइफ दिस विल बिकम इक्वल टू 1/8। तो ऐसे केस में ये रेशियो अपन को कैलकुलेट करना था कि ये रेशियो कितने के इक्वल होगा। वी कैन इजीली सी दिस रेशियो इज इक्वल 8/2, दैट इज 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो केमिकल काइनेटिक्स का या रेडियो एक्टिविटी का एक हाफ लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, नॉट दैट इजी बट कोई टफ भी नहीं है। आसानी से ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचता है, 2 के बाद कितना बचता है और 3 के बाद कितना बचता है। बस इन दोनों का रेशियो अपन को कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन आपको निकाल ही दिया था, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ सल्फर in 160 gram of organic compound which is going to produce 466 gram of barium sulfate। आपको एग्जाम में डेफिनेटली बेरियम का जो मोलर मास है वो दिया रहेगा, सल्फर का मोलर मास दिया रहेगा, ऑक्सीजन का मोलर मास दिया रहेगा। तो दिस डेटा विल बी गिवन टू अस। तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि 466 ग्राम में इसके बेरियम सल्फेट के कितने मोल्स हैं। जितने इसके मोल्स होंगे उतने ही सल्फर के मोल भी यहाँ पे होंगे। तो इनटू अपन ये करेंगे कि सल्फर का मास इतने के इक्वल आ जाएगा, सल्फर का मास अपॉन 160 इंटू 100%, दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज ऑफ सल्फर इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेरियम सल्फेट में सल्फर को कन्वर्ट करके अपन इस एलिमेंट का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन शामिल किया जा सकता है या अपन मोल कंसेप्ट का इसका एक क्वेश्चन मान सकते हैं। तो दिस कैलकुलेशन इज गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर। बेरियम सल्फेट का मोलर मास 233 के इक्वल, इसके 2 मोल आ जाएंगे तो 64 ग्राम सल्फर आएगा। 64 आउट ऑफ 160 दैट इज 40%। तो 40% सल्फर इस कंपाउंड में होगा। तो आसान ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसे अपन चाहें तो इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, बट दिस इज इजी क्वेश्चन। एलिमेंटल एस्टिमेशन के बारे में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल कर सकते हैं या मोल कंसेप्ट में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन, फाइंड द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम व्हिच इज हैविंग लैम्डा इक्वल टू दिस। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अपन को पर सेंटीमीटर यूनिट में दे रखी है। तो इससे अपन को इन चारों में से किसका लैम्डा इतने के बराबर होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है। क्योंकि ट्रांजिशन अपन को दिया हुआ है तो अपन सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते थे कि 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अपन चाहे तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपन को चूंकि ये ट्रांजिशन दे रखी है तो एक एक ट्रांजिशन को चेक करके निकालना होगा कि किस केस में लैम्डा की वैल्यू 900 नैनोमीटर के बराबर आती है। तो आप कैलकुलेशन करके देखोगे RH की वैल्यू दे रखी है और N1 N2 अपन को यहाँ पे स्पेसिफाइड है। बस ये डेटा आपको इसमें फीड करना है कि कौन सा ऑप्शन इस पर्टिकुलर रिजल्ट के, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करके वी कैन इजीली डिड्यूस इट, ये देख सकते हैं अपन। तो यहाँ से अपन को ये कैलकुलेशन करना होगा। दिस इज द वे। इसमें आई थिंक दिस मिस्टेक इज देयर, 2 की पावर 2 तो आएगा नहीं क्योंकि अपन को हाइड्रोजन में ही पूछा है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम। एच एटम की स्पेक्ट्रल लाइन है, तो ऐसे केस में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये अपना सही फॉर्मूला है, तो यहाँ से 900 नैनोमीटर विल बी करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल सीरीज का जो सीरीज लिमिट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो जेई मेन के मॉर्निंग सेशन 23 को जो पेपर हुआ था उसमें हमने जो कलेक्ट किए हैं, क्लोज टू 12 क्वेश्चन हम रिकवर कर पाए हैं। 8 to 9 क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हम दूसरे स्लाइड में, दूसरे एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने लेके आएंगे। क्वेश्चंस अपन देख सकते हैं कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है एनसीईआरटी ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक कंपाउंड्स, उसको डेफिनेटली पढ़ के जाएगा क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग वो तो काफ़ी लॉजिकल होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है वो पीरियोडिक टेबल या फिर डी और एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चों के लिए जिनका अगले दिन नेक्स्ट सेशन में पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सब बच्चे बहुत अच्छा करें और जिन बच्चों का पेपर ऑलरेडी हो चुका है वो अपना आंसर से एक बार चेक कर लें। अच्छा हुआ है तो अपने एडवांस की प्रिपरेशन पे फोकस करें। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं तो हताश होने की जरूरत नहीं है, अपने पास दूसरा मौका भी होगा और अभी भी अपन को एडवांस की प्रिपरेशन के लिए लगे जाना चाहिए। रेजोनेंस की तरफ से सबको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।